महाकुंभ में आधी रात को अचानक अफवाह के आगोश में हुए हादसे ने हर किसी को हलकान कर दिया। लेकिन इन हालात में सरकार और कुंभ प्रशासन ने जिस तेजी से हालात संभाले वो वाकई काबिले तारीफ है। ये मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। संगम पर हुई भगदड़ ने सियासी गलियारों में भी भगदड़ सी मचा दी। सरकार ने जहां संयम और सहानुभूति का संदेश दिया, तो वहीं विपक्ष सरकार को नसीहत देता दिखाई दिया। पीएम मोदी से लेकर अखिलेश यादव और अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक सभी ने अपने अपने तरीके से इस पर बयान दिया। बहरहाल महाकुंभ और मौनी अमावस्या का संबंध ही ऐसा है कि संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। सरकार और सिस्टम के लिए ये किसी कड़ी तपस्या से कम नहीं। वहीं भगदड़ जैसे हालात के बाद भी संगम पर सनातन का शंखनाद कम नहीं हुआ। यानी भगदड़ पर भारी पड़ गई सनातन की आस्था। बड़ा हादसा टल गया, ये मानकर चलिए। 1954 में जो कुंभ लगा था उसमें 800-850 लोग मारे गए थे भगदड़ में। जगत गुरु और शंकराचार्यों ने बाद में आचमन किया, बाद में स्नान किया। पहले स्नान ननकू ने किया, ये बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर की बात लाइव में। दोस्तों, अगर आपको भी डिबेट वीडियो पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि सत्ता वाले हूटर बजा रहे हैं, क्या? चलो मान ली अशोक भाई की। रावत जी आपके पास आ रहा हूं अभी। लेकिन जो विपक्ष के लोग गए, उनने क्या ये कहा प्रशासन से कि ना भैया हमारे ढिया ना आइयो, हम पैदल पैदल जाइए पहिया पहिया, क्या? अपना झोला खुद रख कंधे पर रख के? नहीं ना, उनने भी कहा चार्टर्ड लगाओ, अमला जमला लाओ, 300 फोर्स है, बोला 350 करो तब निकलेंगे गाड़ी से, क्या? बोले एसपी स्तर का अधिकारी लगाओ, जय हिंद होना चाहिए, बिल्कुल कड़ाक सैल्यूट टैंग टांग। सब यही कर रहे। जो विपक्ष में वो तो कम से कम खाली हाथ चले जाते झोला लेके, तो हम उनको जगत गुरु मान लेते। नहीं रावत जी, सत्तारूढ़ वाले गड़बड़ कर रहे मान ली, लेकिन विपक्ष वाले ऐसे चले जाते तो हम उनको जगत गुरु घोषित कर देते। नहीं, माथे पर त्रिपुंड लगा के पैदल पैदल पहिया पहिया छैया छैया चल छैया 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 छैया। नहीं, और ननकू की जलेबी खाते हुए, कभी रमते राम की कचौड़ी खाते हुए अपना स्नान करते।
रावत जी, उनको किसी ने रोका था क्या? सरकार ने ऐसा कहा था कि नहीं तुम्हें मेरी कसम है 350 पुलिस वालों की सैल्यूट लेके उतरना? रावत जी जी अमिताभ जी, देखिए जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के नेता होते हैं, या जो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो लोग अपने आप में वीआईपी तो होते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब अशोक यादव जी अगर मान लो वहां स्नान करने जाएं तो इनको भी कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल मिलेगा, और ये साधारण रूप में जा भी नहीं सकते। अगर कोई पॉपुलर फेस है वो साधारण रूप में जाएगा कैसे? वो परेशान हो जाएगा। इसलिए विपक्ष के लोग तो और ज्यादा अपनी प्रोटोकॉल चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता वाले फिर भी ये सोचेंगे कि जनता परेशान ना हो, जनता हमारी वजह से दुखी ना हो। जैसे कि अभी केशव प्रसाद मौर्य जी एक सम्मेलन में, ज्योतिष के सम्मेलन में आए थे, अमर उजाला ने करवाया था, उसके अंदर उन्होंने कहा मैं तो आ नहीं रहा था, और वहां पर पाठक जी ने आने से मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम आएंगे तो व्यवस्था लगेगी, और व्यवस्था लगेगी तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हमारे पीछे हो सकती है, और उसके कारण भगदड़ हो सकती है। इसलिए उन्होंने मना किया कि मैं डिजिटली अटेंडेंस आपके साथ दूंगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी आए तो सत्ता पक्ष के लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारी वजह से कहीं व्यवस्था खराब ना हो जाए, लेकिन अपोजिशन के लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे। उनके तो छोटे से छोटा भैया जो नेता होगा वो भी चाहेगा कि हमें वीआईपी पास मिले, हमें प्रोटोकॉल मिले, और पुलिस की सुरक्षा के साथ हम त्रिवेणी घाट पर जाकर के स्नान करें और उसकी फोटो खींचे, और वो फिर अपने एरिया में पब्लिक में उसको फैलाए कि देखिए हमें प्रोटोकॉल मिला था और हम वहां गए थे जिससे चुनाव जीतने में आसानी हो और पद मिलने में आसानी हो। तो ये एक राजनीतिक लोगों की सोच होती है, तो इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ तो सभी लोगों को सनातन धर्म में सोच रखने के साथ चलना पड़ेगा। अखिलेश जी गए थे, अभी उनका प्रोग्राम जारी हुआ, विशेष विमान से गए, विशेष विमान की शासन ने लैंडिंग कराई, उनके साथ उनकी सुरक्षा का पूरा अमला लगा, और प्रोटोकॉल के तहत वो संगम ले जाए गए, और जहां उन्होंने जाने की इच्छा व्यक्त की वहां तक ले जाए गए, और फिर वापसी तक उनके साथ भारी फोर्स रहा जब तक उनका विशेष विमान उड़ नहीं गया। और ऐसे जो भी विपक्ष का नेता जिस कद का गया उसको उस कद का मिला, कुछ नहीं तो 2 सिपाही तो लेके गया, जो भी गया, छोटा बड़ा जैसा भी। ये अखिलेश जी का क्या? राहुल जी मान लीजिए आए नहाने, तो राहुल जी टी शर्ट पहन के पैदल पैदल पहिया पहिया आएंगे, या वैसे ही आएंगे जैसे अखिलेश जी गए, या बाकी जा रहे हैं? अशोक जी ऐसा तो है, ऐसा तो है नहीं कि वे फापा मुंह में विक्रम टेम्पू से उतरेंगे और फिर पैदल पैदल चलना शुरू कर देंगे सामान्य जनता की तरह से। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि सामान्य भक्त श्रद्धालु जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा दे और खुद टेम्पू ले ले। अशोक जी अमिताभ जी देखिए, क्राउड मैनेजमेंट में वीआईपी मूवमेंट भी आता है। सवाल ये उठता है कि वीआईपी कौन? अगर कोई जन नेता है, बड़ा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व रक्षा मंत्री है, आज वर्तमान में कोई मंत्री है, तो उसकी तो एक सूची होनी चाहिए ना। 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जो वीआईपी की सूची में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए को प्रोटोकॉल दे रहे हो अशोक भाई, लेकिन वर्तमान गृह मंत्री पर आपको आपत्ति थी कि इनको वीआईपी मूवमेंट क्यों दिया जा रहा है? गजब बात है। वर्तमान वाले को ना दो, भूतपूर्व वाले को दो। जी अमिताभ जी, मैंने कहा कि जो जन नेता हैं, जिनसे जनता का डायरेक्ट जुड़ाव रहता है, उनको भी मैनेज करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है अमिताभ जी। ये नहीं कि जितने वहां पे तो कई वीडियो ऐसे आए जो लाल नीली बत्ती लगे अधिकारियों की गाड़ी में तमाम उनके परिजन जो है मेला क्षेत्र में घूमते हुए नजर आए। अब अगर एक जिले का अगर पूरा प्रशासनिक अमला आप गिन लीजिए तो कम से कम 60-65 की संख्या होती है, और हर जिले में अगर सराउंडिंग का इस तरह से अगर सब लोग वीआईपी पास लेके चलने लगे तब तो हजारों की संख्या हो जाएगी अधिकारियों की ही। तो आप तो पहले बाइफरकेट करें मेला प्रशासन और सरकार कि वीआईपी कौन लोग हैं। वीआईपी जो जन नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जिनके आने से जनता उनके ऊपर या उनसे मिलने के लिए वहां पे दुर्व्यवस्था भड़क सकती है, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी। क्राउड मैनेजमेंट में वीआईपी मूवमेंट भी आता है।
अब अगर सरकार को लगता है कि अखिलेश यादव जी को अकेले छोड़ देने से अगर भीड़ को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम तो नहीं मांग किए थे कि हमको सारी व्यवस्था एसपीजी चाहिए, एनएसजी चाहिए, हम तो ऐसा मांग नहीं किए थे। वो सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनको सकुशल, जैसे बाकी श्रद्धालुओं की जिम्मेदारी होती है कि उनको सकुशल स्नान कराए, वैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज की भी जिम्मेदारी थी मेला प्रशासन की और सरकार की कि उनको भी सकुशल जो है स्नान कराए। तो इसमें हमारी तरफ से कोई प्रोटोकॉल का वो नहीं था। सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही होती है कि वीआईपी लोगों की संख्या को सीमित रखा जाए। ये नहीं कि हर जिले से 50 वीआईपी पैदा हो गए, पास लेकर के सेटिंग करके जुगाड़ लगा करके उनके परिजन जा रहे हैं। तो ये सारी दुर्व्यवस्था अमिताभ जी जो खराब हुई है, जो व्यवस्था वहां पे, ये इसी वजह से खराब हुई है। अमित शाह जी के आने से, माननीय अखिलेश यादव जी के आने से, राहुल गांधी जी के आने से, योगी जी के आने से व्यवस्था खराब नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये बड़े चेहरे हैं। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा। अशोक जी ने अभी बात थोड़ी सी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया है आज। अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। कल तक समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के बार बार जाने पर आपत्ति कर रही थी। मैं नाम लेके बोल दूं, बोले बार बार क्यों जा रहे हैं, इनके जाने से ही बवाल हो रहा है। अच्छा जी, वो ना जाए तो आप जाओगे, आप मीटिंग लेंगे, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष को भेज दिया जाए कि जा भैया तू मीटिंग ले ले? नहीं ना। अमित शाह जी जिस दिन गए थे उस दिन उनकी आलोचना कितनी हुई। आज अशोक जी ने गाड़ी घुमा दी, यू टर्न ले लिया, उन्होंने उनको तो देना चाहिए। तीसरी बात आई कि हमने सिक्योरिटी नहीं मांगी, हमने प्रोटोकॉल नहीं, बाकायदा एक चिट्ठी जाती है। अशोक जी जानकार व्यक्ति हैं, जानते हैं शासन को। उस चिट्ठी में मिनट टू मिनट प्रोग्राम दर्ज होता है और उसके अंत में लिखा यह होता है कि कृपया उचित सुरक्षा प्रबंध करने का कष्ट करें। सुरक्षा प्रबंधों के लिए, प्रोटोकॉल के लिए चिट्ठी जाती है अशोक भाई, आप तो जानते हो, ठीक। और इस वक्त आप कह सकते हो कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि किसी अधिकारी ने अपनी गाड़ी में अपने किसी रिश्तेदार को कुंभ नहीं घुमाया होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के देखिए, ऐसा कहां नहीं होता, कहां नहीं होता। नेता जब लंबा कुर्ता पहन के झपड़ झपड़ चलता है तो वो भी 4 चेले साथ लेता है, गुड हुआ नहलवा के लाते हैं। क्या ओम प्रकाश कह रहे थे ना, हमें बताना हमारे संग कौन कौन चलेगा, कुंभ घुमा के लाते हैं, कह रहे थे ना। तो अगर किसी इंस्पेक्टर ने 2 लोगों को कुंभ नहलवा दिया तो कोई गुनाह हो गया क्या मित्र? मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को अभी आना शेष है, वो एक लकीर खींच दें कि हम कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम श्रद्धालुओं के साथ चलेंगे, बिल्कुल कुंभ की रज को माथे पर लगा के खींच दे, मैं प्रशंसा करने आऊंगा। वो सिक्योरिटी हटा दे, कि नो प्रोटोकॉल एट ऑल। वो और प्रियंका जी कर सकते हैं? नहीं। अरे प्रमोद तिवारी भी जाएंगे, अजय राय भी जाएंगे, तो 2 सिपाही तो वो भी ले जाएंगे, ज्यादा ना सही। आपके सिपाही सिपाही और दूसरे के सिपाही आतताई, ये चीज ठीक नहीं, नपना एक रहे। खैर, रत्नाकर सिंह, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि ये बात क्यों नहीं हम स्वीकार करते कि देवता भी धरती पर आ जाएं, फिर भी अगर हम केवल संगम नोज को ही कुंभ का प्राण घोषित करेंगे तो हमेशा आपदाओं का खतरा बना रहेगा। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप लोगों को? जी बिल्कुल। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। जो बात हमने आज सुबह 3 बजे से कहना शुरू किया, ये बात कुंभ के पहले दिन से क्यों नहीं कही थी? रत्नाकर जी, इसका जवाब आपसे चाहिए, बाकी सब बातें ठीक है। जी बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें अरे भाई, आपने ये ज्ञान जिस दिन कुंभ आरंभ हुआ उस दिन क्यों नहीं दिया और इस ज्ञान का प्रचार क्यों नहीं किया? देखिए अमिताभ जी, अमूमन ये होता है कि कुंभ क्षेत्र जो है किस कदर इस बार बढ़ाया गया था। आपने देखा
मैं क्या कि वो सब मालूम है, मैं पूछ रहा हूं आपने इस जो प्रचार अब रात 3 बजे दोपहर रात से किया, वो प्रचार कुंभ के आरंभ से क्यों नहीं किया कि संगम के 15 किलोमीटर के 16 किलोमीटर के परिफेरी में परिधि में जितने घाट हैं सब उतने ही पवित्र हैं, सब में अमृत की बूंद है, सब उतने ही पवित्र हैं, आध्यात्मिक है। क्यों नहीं कहा हमने? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक मिनट रुक जाओ, पहले बात पूरी सुन लो फिर इकट्ठे जवाब। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं रावत जी, जिनसे कहा कि जहां हो वही नहा लो, उनने कहा भैया गंगा तो हमारे घर में रही, बगल जहां से आए रहे हैं तो हुए नहीं नहा लेते, मरे चाहे जिए जाइए संगम। लो इस तर्क की काट ढूंढ लाइए, कोई माई का लाल इस तर्क की काट लाए। फरुखाबाद के एक परिवार से हमने कहा उधर ना जाओ, जहां हो वही नहा लो, बोले भैया तो गंगा तो हो ही रहा है जहां से आए, फरुखाबाद नहीं गंगा, अब बोले यहां आए गंगा में नहाए। रत्नाकर जी आपसे सिर्फ इसी बात का उत्तर चाहिए, इस बात का उत्तर आ जाएगा समझदारी भरा तो हमेशा के लिए कुंभ में भीड़ प्रबंधन में सुविधा हो जाएगी। सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन कुंभ रहेगा और श्रद्धालु रहेंगे, उसका प्रबंधन सर्वोत्तम ढंग से होना चाहिए। रत्नाकर जी आप बताइए। जी अमिताभ जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भीड़ की उम्मीद की जा रही थी कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 10 करोड़ जो है श्रद्धालु वहां पे आएंगे। एक मिनट अब फिर गलत, अब दाएं बाएं ना भटको मुझे। एक मिनट बाबू, एक मिनट मैं आपको वो वक्तव्य बता दूंगा जिसमें कहा गया था कि आएंगे 8 करोड़ से 10 करोड़, लेकिन हमारी तैयारी 12 करोड़ की है, इसलिए मत कहिए अचानक से भीड़ ज्यादा आ गई, अचानक कुछ भी नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल अचानक से भीड़ की हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 करोड़ के लगभग जो है वह श्रद्धालु वहां मौनी अमावस्या का जो शुभ दिन है उस दिन जरूर लोग आएंगे, और उनको प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि किस तरह से कहां से बैरिकेडिंग करके और लोगों को डाइवर्ट करेंगे, भीड़ को डाइवर्ट करके जो है वो स्नान का बंदोबस्त करेंगे, और प्रशासन ने काम किया था। लेकिन श्रद्धालु लोग जो है वह संगम नोच के पॉइंट की तरफ ही सारे लोग बढ़ना शुरू कर दिए, और मैं आपको बता दूं ब्लू लाइन बनी हुई थी, भीड़ को डिवाइड करने के लिए ब्लू लाइन बनी हुई थी। उस ब्लू लाइन के बैरिकेड को फांद करके और लोग जो है संगम नोच पॉइंट की तरफ जाने लगे, और जब तेजी से जाने लगे तो इसी क्रम में वहां पे भगदड़ जो हुई, और प्रशासन वहां पे कोशिश करता रहा, लेकिन भीड़ का हुजूम इस कदर था कि वहां पे लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया, जिसकी उम्मीद नहीं थी प्रशासन को, और सब लोग संगम नोच की तरफ जाने लगे, जिसकी वजह से भगदड़ हुआ। निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार से बैरिकेडिंग करके अलग अलग स्थानों पे एक मिनट और रुकना होगा। क्यों उम्मीद नहीं थी? जब सबने एक ही बोला कि कुंभ का मतलब त्रिवेणी, कुंभ का मतलब त्रिवेणी, तो उम्मीद कहां आपको थी आदमी गंगा सागर जाके नहाएगा? नहीं, संगम नोच पॉइंट आप देखिए, संगम नोच पॉइंट आप देखिए कितना छोटा एरिया। अरे उसी को त्रिवेणी बोलते हैं मेरे भाई, तुम भी गजब कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। त्रिवेणी बोलते हैं। वो जो पॉइंट है जो आपने देखा नुकीला पॉइंट, अगर भीड़ श्रद्धालु जो है उसी पॉइंट पे सारे लोग अगर जा करके और स्नान करने की चेष्टा करेंगे, और तो सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। जो लोग बैरिकेडिंग करके हमने जो कोशिश किया था कि अलग अलग जगहों पे उनको भीड़ को डिवाइड कर दे और वहां पे वो स्नान करें। ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा ठीक है, रुकना होगा। समय कम है, एक सवाल एक एक पंक्ति का उत्तर लूंगा। मनीषी एक एक पंक्ति का उत्तर सबसे। मैं इस तर्कों को अमान्य करता हूं कि अंदाज नहीं था कि सारे लोग संगम नोच जाएंगे। बिल्कुल मुझे पूरा अंदाज था, फिर आपको क्यों नहीं था? ये बात तर्कपूर्ण नहीं। जब बुलाया ही इसलिए, आया ही आदमी इसलिए कि संगम त्रिवेणी नहाएंगे, ये संगम नोच कहां से नाम आया मैं नहीं जानता। नोजोज क्या? मैं पुराना आदमी हूं तो त्रिवेणी जानता हूं, है आदमी त्रिवेणी नहाने आया है, गंगा नहाने नहीं। हमने इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं बदला? और जब त्रिवेणी नहाने आया तो त्रिवेणी ही नहाएगा, और 10 करोड़ आदमी त्रिवेणी नहाने के लिए आ जाएगा तो फिर तो ऐसे ही होगा जो हो रहा है। मनीष अग्रवाल, छोटा छोटा उत्तर जल्दी से।
लगता है अगले महाकुंभ से इस तरीके के इंतजामों में कुछ परिवर्तन लाना चाहिए कि सारे लोग वाकई में त्रिवेणी नहाना चाहते हैं। आपने जो शुरू में सुझाव दिया था कि कुछ और घाटों का महत्व बढ़ाना चाहिए, मंडलेश्वर के संग बैठ के और लोगों को उस तरफ जाने की आस्था जनरेट करनी चाहिए। रावत जी बताइए, जब 50 करोड़ आदमी त्रिवेणी नहाने के संकल्प के साथ निकलता है तो उससे आप कहोगे हथनी कुंड में नहा लो, तो कैसे नहा लेगा? जी बिल्कुल ठीक बात है। बताइए राजी, क्या होना चाहिए? छोटी सी टिप्पणी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूं कि अगर सरकार ने ये पहले से प्रचार किया होता कि त्रिवेणी के बाद जो गंगा की धारा है वो गंगा जमुना सरस्वती की धारा है, उसके ऊपर बने हुए घाटों में भी आप स्नान कर सकते हैं, तो ये हादसे को रोका जा सकता था और भीड़ को डाइवर्ट किया जा सकता था। अभी तो पूरे विश्व के अंदर, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी यही कंसेप्ट है कि त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती का जहां पर मिलन है वहीं पे स्नान करने का महत्व है। तो ये प्रचार किया गया है, लोगों के दिमाग में ये बात, शास्त्रों में ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो शास्त्र तो उस समय लिखे गए थे, उस समय जब इतनी भीड़ थोड़ी थी, तो उस समय तो आप आसानी से कर सकते थे। हमने भी 20-30 साल पहले वहां 1 महीने तक लगातार स्नान किया है, तो इसलिए वो जगह तब घाट बड़े थे, गंगा बड़ी थी, यमुना बड़ी थी और लोग कम थे। अब घाट छोटे हो गए, यमुना सिकुड़ गई, गंगा सिकुड़ गई और लोग ज्यादा हो गए। अशोक भाई, बिल्कुल जो व्यक्ति संकल्प लेके परिवार से निकला है कि मुझे त्रिवेणी में अवगाहन करना है, वो तो इलाहाबाद प्रयागराज उतरते ही पूछता भैया त्रिवेणी किधर है? अशोक भाई, छोटी सी टिप्पणी। जी बिल्कुल, देखिए आपका सुझाव सार्थक है और इस सुझाव पर सरकार को अमल करना चाहिए था। क्योंकि मैं अगर अपनी बात रखूंगा तो इसको आप ये मत कहिएगा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं स्पेशली मतलब ये सीरियस होकर कह रहा हूं कि आपकी बात को सिरोधार करते हुए सरकार को इस काम में अपना दिमाग लगाना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार का जो फोकस अमिताभ जी क्राउड मैनेजमेंट पे नहीं था, उसका फोकस राजनीति और प्रचार में व्यस्त थी सरकार, इसीलिए ये सब समस्या हुई। अगर क्राउड मैनेजमेंट में रहती, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं वहां पे, इतने बड़े डिप्लोमेट्स वहां पे, जो बात आपके दिमाग में आज आई है ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? जब शुरू हुआ कुंभ तो आना चाहिए था ना, तो उनके दिमाग में तो 24 घंटा। ठीक है अशोक भाई, समय कम है, माफ करिएगा। रत्नाकर भाई, छोटी सी टिप्पणी, 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, जल्दी से। देखिए पूरे डिबेट में अशोक भाई ने जो वीआईपी मूवमेंट की बात कही है, मैं इनको बता दूं और मैं सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि वहां पे कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट का मौनी अमावस्या के दिन कोई अरेंजमेंट ऐसा पास वगैरह नहीं इशू किया गया था जिसकी वजह से कि वहां पे अफरा तफरी और वहां पे प्रशासन जो है वीआईपी के लिए लगे। वहां पे पहले आम जो श्रद्धालु हैं, ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना होगा, आ गई बात, पहले की गई, आ गई रत्नाकर भाई, समय कम है। हम लोगों को याद नहीं रहता तो कई बार ऐसे आरोप भी उछाल देते हैं जो टिकते नहीं है। क्या पानी केरा बुलबुला, पानी की बुलबुले की तरह। जब 54 में भगदड़ हुई अशोक भाई और 850 से ज्यादा श्रद्धालु दिवंगत हो गए, तो उसके बाद एक आयोग बना ना, उस आयोग का नाम मैं भूलूं, उस आयोग ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट पे सबसे मुख्य बात थी कि स्नान के पर्वों पर किसी भी किस्म के प्रोटोकॉल बाधारक लोग नहीं आएंगे। क्या? और वो आज तक व्यवस्था चल रही है। वीर बहादुर सिंह ने उसका उल्लंघन किया था तो 200 लोग मरे थे, 200 लोग हरिद्वार में। कैन यू इमेजिन? जस्ट बिकॉज ऑफ वीर बहादुर सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। ये सामान्य नियमावली है भारत की कि अमृत स्नानों में, उससे पहले शाही स्नानों में नो मंत्री, नो संतरी, न वर्तमान, न भूतपूर्व, न भावी, कोई नहीं, सब अपने अपने घर रहो। इसलिए ये मसला नहीं। मसला मैं फिर कहता हूं, निश्चलानंद जी महाराज, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य, वो किसी घाट पर स्नान कर ले, वो घाट जागृत हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। कांची कामकोटि पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जिस घाट पर अवगाहन कर लेंगे वो घाट त्रिवेणी हो जाएगा। ये साक्षात साकार तीर्थ है हमारे लिए। ये लोग महंत शंकराचार्य इस जागृत तीर्थ हैं, देहधारी तीर्थ हैं ये चलते हुए, इसीलिए लाखों लोग इनके चरण की रज लेना चाहते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम सनातन के धर्माचार्यों से अनुरोध नहीं कर सकते कि महाराज
ये 40 घाट जागृत कर दीजिए। 5 बड़े शंकराचार्य, अभी बसंत का स्नान आ रहा है रावत जी, 5 बड़े शंकराचार्य, एक धर्माचार्य एक घाट पर, 5 एक पर, 5 एक पर, 5 एक पर। या इसके बाद मैंने कहा था कुछ सुझाव दूंगा, या एक काम ये कर लो रत्नाकर जी, मेरी बात जहां तक टीवी से पहुंचेगी, वरना आप भी पहुंचाइए, अशोक जी को भी अच्छी लगेगी, निष्पक्ष बात है। ये तय हो जाना चाहिए कि विशेष मुहूर्तों पर शाही अमृत स्नान नहीं होगा, साधु संत न करें स्नान इस फॉर्मेट में। जिस दिन वो ऐसा स्नान करना चाहे उस दिन बाकी सब प्रतिबंधित कर दीजिए, किसी की एंट्री बैन कर दीजिए। क्या केवल बाबा ही रहे, केवल सन्यासी ही रहे, अच्छे से नहाए। ये दोनों को के लिए गेट खोल देने से समस्या पैदा होती है। तीसरी बात मैं कहूंगा, कुंभ और पर्यटन में अंतर होना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा है, पर्यटन नहीं। जो पर्यटन के भाव से जा रहे हैं वो भी कुंभ के साथ अन्याय कर रहे हैं, और जो पर्यटन के भाव को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी कुंभ के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं खरी बात बोलता हूं अशोक जी, आप तो जानते हो। वो पर्यटन नहीं है। पर्यटन करना है, करतनिया घाट जाओ, वहां लेट के सेल्फी ले, खड़े होके सेल्फी ले, घाट के नीचे ले, पेड़ के ऊपर ले। कुंभ को कुंभ रहने दीजिए। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कह रहा। कुंभ इवेंट नहीं हो सकता। कुंभ भारत की सनातन आत्मा है, अविरल सदा प्रवाहमान आत्मा। उसको हम इवेंट पे तब्दील करना चाहते हैं क्या? नहीं, नहीं होना चाहिए। जो लोग कांधे पे बोरी और कपारे पे बोरा, अशोक भाई आप तो समझते ही हैं अवधि, कांधे पे बोरी कपारे पे बोरा रख के आते हैं कुंभ, उनसे पूछिए कुंभ क्या है। वो बताएंगे कि वो किस लिए कुंभ में आए हैं। मैंने कहा था समस्याएं पर्यटकों को होती हैं, श्रद्धालुओं को नहीं। हमारे यहां श्रद्धालु तो जब तीर्थ यात्रा पर निकलता था तो तीर्थ यात्रा के लिए ही निकलता था। न मोह न माया, न राग न द्वेष, न राग न विराग। कुछ लोगों ने कहा कि 10-10 किलोमीटर चलना पड़ा। उनकी सेवा में एक तथ्य निवेदित करके बात समाप्त करता हूं। अशोक भाई अच्छी बात है, अभी आप सरकार में नहीं, लेकिन जब आप सरकार में आ जाएंगे तो इस तर्क को ये तर्क आपके भी काम आएगा। भारत के जितने भी शक्तिपीठ हैं रावत जी, बड़े शक्तिपीठ, वो अधिकांश दुर्गम स्थानों पर हैं। क्या भगवती कहीं चौराहे पर समतल में नहीं विराजी? चलिए 14 किलोमीटर सीधी चढ़ाई थी वैष्णो देवी, अब तो थोड़ा बहुत इंतजाम भी हो गया। माई का दर्शन करना है तो 14 दूनी 28 किलोमीटर चलने का साहस रखिए। अंबाजी गुजरात गए हैं कोई? 800-900 सीढ़ियां, फेफड़ों में जान हो तो चलो, और नहीं तो गांव कबड्डी खेलो। सारे उदाहरण देख लीजिए। कांगड़ा में देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, कहीं देख लीजिए। नैना देवी अब आपको लगती है कि इस जमीन पर है। एक वक्त जब वो विराजित, जब वो शुरू हुआ होगा तो वह पहाड़ होगा। उठा के देख लीजिए। भारत में तीर्थ कभी भी चौराहों पर नहीं हुए अशोक जी। तीर्थ का मतलब कांधे पे बोरी, कपारे पे बोरा, कंठ में हरिनाम, चलते रहो, यही सनातन। धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।